चलो फिर से देख लें। जो सवाल पूछा था अंशी ने, उसमें मेरे फोन में कुछ दिक्कत आ गई थी। कह रहा आयरन के काय केंद्रित बीसीसी एकक सेल के कोर की लंबाई 287 पिकोमीटर है, परमाणु भार 55.87 है, Fe का घनत्व ज्ञात कीजिए। तो आपको पता बीसीसी जेड बराबर कितना हो गया 2, ए 287 पिकोमीटर, एम हमने 55.87 को 56 मान लिया, डी पूछा, एन ए होगा तो संख्या फिक्स होती है। अब हमें पता है कि 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। अगर सेंटीमीटर में करोगे तो 10⁻10 सेंटीमीटर। तो हमने 287 गुणा 10⁻10 सेंटीमीटर। अब 2 के बाद दशमलव लगा दो तो 2.87 गुणा 10⁻8 सेंटीमीटर ए मिल गया। 2.87 बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो इसको हमने सीधे मान लिया 3 गुणा 10⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम वैल्यू रख रहे हैं ए की 3 गुणा 10⁻8 का होल क्यूब, एन ए का मान 6.022 गुणा 10⁻23। ठीक है, डी बराबर अब 2 गुणा 56/3 का क्यूब कितना होता है 27 गुणा 10⁻8 का 24, 6.022 गुणा 10⁻23 को हम सीधे 6 मान लिया कैलकुलेशन के लिए। 6 गुणा 10⁻23। तो बेटा 24 से 23 कर दे माइनस से 1 हाथ बची। ठीक है, 27 दूनी 54 होता है, 27 दूनी 54 होता नहीं कट रहा। डी बराबर 2 छंग 12, 2 पंच 10, 11, 112, और ये माइनस 1 का ऊपर 0 कर दें, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 4 16, ये 6 को गुणा है 27 को कर दें। अब 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 8 32, 4 7 16, 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 पंचे 10। ठीक है, 6 सत्ते 42, 4, 6 दूनी 12, 4 16, 2 छंग 12 और 5 दूनी 10, 1 11, ये माइनस 1 घात के ऊपर चला गया 0, वो गल कटा है। अच्छा ये 2 से काटा, 2 पंचे 10, 11 है ना, फिर 1 बचा, फिर 12 हो गया, फिर 2 पंचे 10, 2 बचा, 2 पंचे 10, 1 बचा, हाँ पूरा पूरा कटा, 2 छंग 560 बटे 2 8 16, 2 1 2। ठीक है, अब 2 से नहीं कट रहा, 81 का भाग दे दो 560 में, 7 बार चला जाएगा, 7 एकम 7, 8 7 56, 567 ज्यादा हो जाएगा। लगभग आंसर आपका 7 पॉइंट कुछ आ रहा है। क्यों आ रहा है सब लोग समझे। हमने इसको पॉइंट के बाद 0.02 ही कम कर दिया, और हमने इसकी वैल्यू को 2.87 को सीधे 3 ले लिया। इधर 2.87 से 3 कुछ मान ये बढ़ गया, कुछ मान यहाँ से, तो आपका लगभग 6 पॉइंट कुछ 6 बार जाएगा। 6 एकम 6, 8 6 48, 11 6 5, 5 से आप 15 काट गए 7 पॉइंट लगाओ 0, 8 9 बार चला जाएगा, 9 एकम 9, 9 8 72, लगभग डी बराबर आ गया 6.99 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नोट कर सकते हैं हम, समझ गए। जिसने पूछा 5 का खा भी ऐसे ही लगेगा, ना आया फिर हमसे कमेंट्स करें सर खा नहीं आया, हम कल बता देंगे। ठीक है, अब आगे जो आपको सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए, जो ना आया आपको सॉल्व स्टेट से सवाल पूछ सकते हैं कोई भी। ठीक, चलो आगे आ जाओ जहां कल पढ़ाई चल रही। का था ऐसे ही सेम ना, हमसे पूछ लेना। ठीक, तो लिखो, आ जाओ अपनी थ्योरी पे। आज सॉल्यूशन बिलियन भी पूरा लिख जाएगा, बिलियन के भी सवाल स्टार्ट हो जाएगा। ये हम साफ नहीं कर रहे, जिसको ना समझना नोट कर सकते। बिलियन में हेडिंग आपको लिखवाई थी हमने, मोलर उन्नयन स्थिरांक, और घर के लिए दिया था मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा हमने कहा था 1000 की जगह 100 कर लेने, लिख के लाना। ठीक है, आगे उसी के हेडिंग डालो, ये वो थी आपकी क्वथनांक संबंधी
अब हेडिंग है हिमांक संबंधी मोलल अवनमन स्थिरांक। अवनमन स्थिरांक हेडिंग डालो हिमांक संबंधी मोलल अवनमन स्थिरांक। हेडिंग डाली हिमांक संबंधी मोलल अवनमन स्थिरांक। हिमांक संबंधी मोलल अवनमन स्थिरांक लिखिए 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में किसी आवासशील वैद्युत अपघट्ट पदार्थ का किसी आवासशील वैद्युत अपघट्ट पदार्थ का वैद्युत अपघट्ट पदार्थ का 1 मोल घोलने पर वैद्युत अपघट्ट पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। इसे KF से प्रदर्शित करते हैं। क्वथनांक को KB से और हिमांक को KF से प्रदर्शित करते हैं। KF से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला लिख लो M = 1000 into KF into small w upon delta T upon capital W। delta T upon capital W। आपको मालूम है वेयर यानी जहां KF पता ही है मोलल अवनमन स्थिरांक है। स्मॉल w कल बता है विलेय की मात्रा, कैपिटल W विलायक की मात्रा, डेल्टा T ताप में अंतर, ये तो पता ही है। जब हिमांक आ जाएगा तो समझ लेना कि ये अवनमन की बात कर रहा है, अगर क्वथनांक आएगा तो समझ लेना उन्नयन की बात कर रहा है। क्लियर। और मोलल की बात करेगा तो फार्मूले में 1000 लगेगा, अगर मोलर की बात करेगा तो फार्मूले में 100 लगेगा। ठीक है। जरूरी नहीं है कि पेपर में आपसे मोलल अवनमन स्थिरांक पूछे, क्वेश्चन घुमा के कह सकता है और पेपर परिभाषा पूछे ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक। नेक्स्ट हेडिंग डालो ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक। ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक। नेक्स्ट हेडिंग ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक। इसी का दूसरा नाम कह सकता मोलर अवनमन स्थिरांक। ठीक है। मोलल में नहीं मोलल, मोलल होगा तो ग्राम की जगह किलोग्राम हो जाएगा। ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक, ग्राम अणुक की जगह मोलर शब्द आ सकता है, याद रखना। ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक लिखिएगा, लिखो 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में किसी आवासशील वैद्युत अपघट्ट पदार्थ का 1 मोल घोलने पर 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन विलायक का ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। विलायक का ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। विलायक का ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। इसे KF से प्रदर्शित करते हैं। इसे KF से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि अवनमन शब्द आ जाएगा तो समझ लेना हिमांक ही का है तो KF से करेंगे। उन्नयन शब्द आ जाएगा तो समझ लेना क्वथनांक का उसे KB से करते। बस मोलर आ जाएगा तो 100 लग जाएगा, इसे भी KF से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला हो जाएगा M = 100/100 into KF into
स्मॉल w बटे डेल्टा t गुणा कैपिटल T। नोट कर लीजिए, मतलब ग्राम अणु के मोलर आएगा तो 100 लग जाएगा और मोलर शब्द आएगा तो 1000 लग जाएगा, 1000। इस तरह से नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है जो पेपर पूछता है, बांट हाफ गुणांक। बांट हाफ गुणांक, हेडिंग कर लो वांट हाफ गुणांक। क्या लिखो? वांट हाफ गुणांक लिखिएगा। वांट हाफ गुणांक में किसी पदार्थ के विलयन के विलयन के अणु संख्य गुण के प्रेक्षित मान, किसी पदार्थ के विलयन के अणु संख्य गुण के प्रेक्षित मान, अणु संख्य गुण के प्रेक्षित मान और अणु संख्य गुण के परकलित मान को, प्रेक्षित मान और अणु संख्य गुण के परकलित मान को वांट हाफ गुणांक कहते हैं। परकलित मान को वांट हाफ गुणांक कहते हैं, वांट हाफ गुणांक कहते हैं। इसे स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं। फार्मूला लिख लो, स्मॉल आई इक्वल टू डेल्टा 0 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 0 अपॉन डेल्टा। वांट हाफ गुणांक का फार्मूला लिख लो, स्मॉल आई इक्वल टू डेल्टा 0 अपॉन डेल्टा। आई पता है आपको, वांट हाफ गुणांक है, डेल्टा 0 डेल्टा नहीं पता, नीचे लिख लो। जहां डेल्टा 0 पदार्थ के अणुसंग गुण का प्रेक्षित मान है, जहां डेल्टा 0 पदार्थ का अणुसंग गुण का प्रेक्षित मान है, प्रेक्षित मान है। डेल्टा 0 पदार्थ का अणुसंग गुण का प्रेक्षित मान है तथा डेल्टा पदार्थ का अणुसंग गुण का परकलित मान है, परकलित मान है। नोट कर लो, डेल्टा 0 पदार्थ का अणुसंग गुण का प्रेक्षित मान है तथा डेल्टा पदार्थ का अणुसंग गुण का परकलित मान है, परिकलित मान है, परिकलित मान है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, अगली नेक्स्ट हेडिंग है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम, लिख लो, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम लिखो। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार लिखिए, स्थिर ताप पर, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का विलयन में, स्थिर ताप पर गैस का विलयन में, गैस का विलयन में मोल प्रभाज विलयन पर, गैस का विलयन में मोल प्रभाज विलयन पर, मोल प्रभाज विलयन पर गैस के आंशिक दाब के, गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है,
गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। फार्मूला लिख लो, PV बराबर KB इंटू मोल प्रभाज NV, KB इंटू NV। कहीं पे लिखा होता PV बराबर NV गुणा KB, इससे कोई मतलब नहीं है, गुणा में आगे पीछे। PV बराबर NV गुणा KB। नीचे लिख लो, जहां PV बिलियन पर गैस का आंशिक दाब है, जहां PV बिलियन पर गैस का आंशिक दाब है, बिलियन पर गैस का आंशिक दाब है, और XB बिलियन में गैस का मोल प्रवाह है। XB या KB एक ही बात है, XB भी लिख सकते हो या KB। XB बिलियन में गैस का मोल प्रवाह है। XB बिलियन में गैस का मोल प्रवाह है। ये जो NB है इसी को XB कहते हैं। NB या XB एक ही बात है, मोल प्रवाह है, बिलियन का मोल प्रवाह। कहीं कहीं मोल प्रवाह की जगह NB यूज करता है, कहीं कहीं XB। तो यहाँ पर आप एक जगह XB कर लो, उससे कंफ्यूजन दूर। मतलब PV बराबर KB गुणा XB, PV बराबर NB गुणा KB। XB और NB का मतलब एक ही है, बिलियन के मोल प्रवाह से। और PV पता आंशिक दाब है, KB बचा, लिख सकते हो KB लिख सकते हो, बिलियन का हेनरी नीतांक है। मतलब KB हेनरी नीतांक है, KB हेनरी नीतांक है, KB हेनरी नीतांक है। KB क्या है? हेनरी नीतांक है। ठीक है, इस तरह से आपका सॉल्यूशन बिलियन चैप्टर पूरा लिख जाता है। ठीक है, पूरा चैप्टर लिख गया। कल सभी बच्चे एक साथ सारे फार्मूले याद करके आएंगे। कल बिलियन के हम पहले आपको बोर्ड में सारे फार्मूले लिख देंगे और प्रत्येक फार्मूले पर एक एक दो दो सवाल हम बता देंगे। फिर आपको लगाना, जो सवाल पर्सनल ना आए आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो प्रॉब्लम सॉलिड स्टेट में हो, सेकेंड में 6 लेसन तक जो प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अब आपको सेकेंड और फर्स्ट दोनों पेपर हम को पढ़ाना है। और सेकेंड चैप्टर 6 तक हो गया, उसको फेयर में कर लें। अगर जिस दिन से क्लास खुलेगी उसी के आगे से पढ़ाया जाएगा, और फर्स्ट को भी वहीं तक हम पढ़ाते पढ़ाते ले जाएंगे। जो भी दिक्कत सॉलिड स्टेट में हो किसी भी स्टूडेंट को पूछ सकते हैं। और सॉल्यूशन पूरे चैप्टर के आप लोग फार्मूले कल याद करके आएंगे, तब हम सॉल्यूशन के कल न्यूमेरिकल लगवाएंगे। धन्यवाद।